हेलो स्टूडेंट्स, एनबीजे स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। आज हमारी क्लास पॉलिटिकल साइंस की रहेगी और इससे पहले जितने भी हमारी क्लासेस रही हैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसमें आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। तो हम अपनी क्लासों को अब रेगुलर रखेंगे, वीक में 2 बार। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास डाली है, चैप्टर 3 था जो, और आज हम चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस पर बनाएंगे। अभी हमारी इन क्लासेस के अंदर पॉलिटिकल साइंस में एक्टों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आई थी और एक्टों के थ्रू वो कुछ न कुछ नए रूल भारत के अंदर लेके आ रहे थे। इस पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो एक्ट लिखे हैं वो लिखा है ये वाला एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, यानी 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा था कि भाई हम बिना भारत वासियों के सहयोग के बिना हम भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे और भारत के अंदर हमारा काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए अब भारतीयों का सहयोग पाने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने सब कुछ भारत का जो शासन था या भारत के अंदर जो ब्रिटिश भारत था, जितना ब्रिटेन का भारत पर कब्जा हो चुका था, उस भारत के लिए जो एक शासन चलाने लग गई थी वो डायरेक्ट कौन, ब्रिटिश क्राउन या कह सकते हो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो डायरेक्ट जिस तरीके से ब्रिटेन के लिए कानून बनाती थी वैसे ही इस एक्ट के थ्रू क्या किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए कानून बनाना स्टार्ट किया था। अब इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अभी भारतीयों का सहयोग हमें नहीं मिल पाया है और हमें भारतीयों का सहयोग पाना है, इसीलिए वो कुछ ऐसे एक्ट लेके आने लग गए जिससे भारतीयों का सहयोग उन्हें मिल पाए। ये उनकी सोच थी भाई। लेकिन फिलहाल जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों की चाल को अच्छे से समझ चुके थे, इसीलिए भारतीयों ने उनको ज़्यादा वहाँ पर उनका सहयोग नहीं दिया। अब अगला एक्ट, इस एक्ट के बाद इन्होंने अगला एक्ट निकाला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी जिसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861। अब 1858 के एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया था, एक तो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया। अब वो पद खत्म होने के बाद क्या हुआ, एक नया पद बनाया था इन्होंने, कौन सा, वायसराय का, और लॉर्ड कैनिंग थे वो क्या बने थे, भारत के पहले वायसराय। यहाँ तक ये काम हो गया था। फिर क्या किया इन्होंने, इनको लगा कि हम भारतीयों का सहयोग तभी पा सकते हैं जब हम भारतीयों को ये एहसास कराएंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या कह सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अब भारतीयों को भी क्या कर रही है, बराबरी का हक दे रही है अंग्रेजों से। क्योंकि बराबरी का हक उनको महसूस होगा कि हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो अधिकार यहाँ पर अंग्रेज़ों को है वही अधिकार हमको भी मिलने लगे। तो क्या पता इस बात को सोचकर जो भारतीय हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ हो जाएं, और अगर भारतीयों का सहयोग मिल गया तो हम अच्छे से भारत पर शासन कर सकेंगे। यहाँ से हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है हम उसको ऐसे ही बरकरार रख सकेंगे। तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट के अंदर सबसे पहला काम क्या किया गया, वायसराय, जो वायसराय है, वायसराय प्लस उसकी क्या थी, कार्यकारिणी परिषद,
जो इसके वो 6 सदस्य थे, ये सब मिलकर क्या करते थे, कानून बनाते थे। और लास्ट में कानून बनाने के बाद उनको किससे पास करवाना पड़ता था, इनको वो पास करवाना पड़ता था सचिव से। सेक्रेटरी एक नई पोस्ट बनाई थी, अपने पिछले लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी क्या करता था, सचिव, वो उस बिल को पास करता था, उस पर साइन करता था। वो होता कौन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मंत्री। तो इस तरीके से ये कानून बनाते थे। यहाँ पर अब कानून बनाने लग गए, ठीक है, लेकिन जो इसकी परिषद थी पहले इसमें अंग्रेज थे। तो इस एक्ट के थ्रू वायसराय को ये अधिकार दिया गया, ये पावर दी गई कि आप अपनी पसंद से अपनी परिषद के अंदर किसी भी भारतीय को ले सकते हो। वायसराय को पावर दी थी, न कि अभी भारतीयों को पावर मिली थी, ये बात याद रखना है। इस एक्ट के थ्रू केवल वायसराय को ये पावर दी गई थी कि आप चाहो तो आप भारतीयों को भी क्या कर सकते हो, अपनी इस काउंसिल के अंदर, परिषद के अंदर किसी भी भारतीय को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो कैसे सदस्य के रूप में होगा, वो होगा गैर सरकारी सदस्य के रूप में। यानी गैर सरकारी का मतलब इंग्लिश में क्या कहें, प्राइवेट मेंबर। वो कैसा होगा, प्राइवेट सदस्य होगा, यानी उसको कभी भी आप हटा भी सकते हो। वो सारी पावर किसको दी गई थी, वायसराय को दी गई थी। कौन से एक्ट के थ्रू, इस वाले एक्ट के थ्रू। और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया था, 3 को यहाँ पर क्या किया गया, शामिल किया गया। एक तो थे बनारस के राजा, बनारस के राजा। दूसरा था भाई पटियाला का महाराजा, पटियाला का और तीसरा जो था, वो तीसरा था सर दिनकर राव। ये था भाई। इन तीनों को पहली बार वायसराय की काउंसिल के अंदर एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में, प्राइवेट मेंबर के रूप में, इन तीनों को वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, शामिल किया था। तो इस तरीके से आप इनको याद रखना है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो ये है, सर दिनकर राव। इसको जरूर इस पर फोकस रखना भाई। पहला काम तो ये हो गया। अगला काम क्या किया गया, इसी एक्ट के थ्रू जो प्रांत थे, उस टाइम पर प्रांत बोलते थे, आज क्या बोलते हैं हम, राज्य बोलते हैं। जो राज्य शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है भाई। अमेरिका में क्या है, राज्य, और भारत के अंदर क्या है, आज राज्य बनाए गए हैं। भारत क्या है, राज्यों का संघ, स्टेट ऑफ यूनियन। तो राज्य शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया है, और हमने भी उसी को देखते हुए अपने यहाँ पर क्या नाम रखा, राज्य, स्टेट जिसे बोलते हो, राज्य नाम दिया। लेकिन जब उस टाइम पर अंग्रेज थे तो अंग्रेज राज्य नहीं बोलते थे, अंग्रेज कहते थे प्रांत। क्या कहते थे, प्रांत। सबसे बड़ा प्रांत था वो संयुक्त प्रांत था, यूपी जिसे बोलते हो आप, और भी एरिया आता था उसके अंदर। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया था। विधान परिषदों का गठन किया गया था। ये इस एक्ट के थ्रू किया गया बहुत ही मेन कार्य था। यानी जो प्रांत थे उन प्रांतों के लिए क्या बनाई गई थी, सरकार बनाई गई थी। कौन से एक्ट के थ्रू, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू ये काम किया गया था। और पहला राज्य, प्रथम राज्य जहां पर प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया वो बंगाल था भाई। कौन सा था, बंगाल। याद रखना, बंगाल के अंदर ही क्या है, कलकत्ता। भारत का पहला एससी सुप्रीम कोर्ट, या कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कौन से शहर में बनाया था, कलकत्ता में। यहाँ कौन से स्टेट में बनाया था, वेस्ट बंगाल के अंदर।
कब बनाया था? 1774, बिल्कुल पहला एक्ट याद कीजिए, वहां पर लिखवाया था। तो बंगाल ही भारत का वो पहला राज्य है जहां पर पहली बार प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया था। किया कब था? ये किया गया था 1862 के अंदर। कब किया गया था? 1862 के अंदर बंगाल में पहली बार प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट के थ्रू अगला बेस्ट काम क्या किया गया भाई? इस एक्ट के थ्रू अगला एक और अच्छा काम किया गया था। पहली बार जो वायसराय है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से एक्ट से स्टार्ट किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके थ्रू पहली बार भारत में अध्यादेश जारी करने की जो पावर है, अधिकार है, वो दिया गया। किसको दिया गया था? वायसराय को। किसको दिया गया था? वायसराय को। फिर अध्यादेश यहाँ से आया। इस टाइम पर भी जो अध्यादेश के थ्रू जो कानून ये बनाते थे, यानी अध्यादेश क्या होता है? जो कानून इमरजेंसी में बनाया जाता है। ऐसे इमरजेंसी में बनाए गए कानून केवल 6 महीने के लिए ही माने जाते हैं। अगर उनका टाइम बढ़ाना है तो वो बाद में मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, वहाँ पर फिर सदन चर्चा करेगा। आज भी होता है ये काम। आज भारत में अध्यादेश कौन जारी करता है? आज भारत के अंदर जो अध्यादेश है वो जारी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सेंटर में राष्ट्रपति और स्टेट, एक राज्य की बात की जाए तो उस राज्य का राज्यपाल, गवर्नर आज के टाइम पर। इन दोनों का अध्यादेश भी 6 महीने के लिए माना जाता है। और ये जो अध्यादेश की पावर दी गई थी, ये भी कितने टाइम के लिए मानी जाती थी? वो 6 महीने के लिए ही मानी जाती थी। तो इस एक्ट के थ्रू ये वायसराय को कुछ पावर दी गई थी जिससे क्या किया जा सके? एक तो ये वाला सिस्टम हुआ। अब इसके थ्रू क्या था? ताकि हर प्रांत के अंदर अच्छे तरीके से क्या किए जा सके? काम किए जा सके। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। कौन से एक्ट के थ्रू? इंडियन फ्रीडम एक्ट 1861 के थ्रू। फिर ये चलता गया, अगला एक्ट आएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इस एक्ट का एक और नाम रखा गया। इस एक्ट का जो एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट या मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये नाम इसका रखा क्यों गया है? इसके पीछे एक रीजन है भाई। 1909 में क्या थे? जो लॉर्ड मार्ले थे, ये थे ब्रिटेन के अंदर भारत के सचिव। ये उस समय ब्रिटेन के अंदर भारत के सचिव या कह सकते हो भारत के राज्य सचिव थे भाई। और जो लॉर्ड मिंटो हैं, ये थे उस समय भारत के वायसराय। क्या थे उस समय? हमारे देश के वायसराय थे। तो भारत के सचिव और भारत के वायसराय, इन दोनों के नाम को जोड़कर ये इस एक्ट का नाम रखा गया मार्ले मिंटो एक्ट। पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो एक्ट कब पास किया गया था? 1909 में। या
भारत परिषद अधिनियम 1909 का अन्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? 1909। देखो साथ के साथ अगर आप हिस्ट्री को भी उठाओगे तो बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 1905 में। अब बंगाल विभाजन क्यों किया गया था ये सबको पता होगा जो हिस्ट्री कर रहा है। बंगाल विभाजन का रियल मकसद क्या था? हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग करना, ये था उनका मेन, ये विभाजन करने का एक मकसद। वो चाहे बोल रहे हो ये कि हम अच्छे प्रशासनिक कार्य कराना चाहते हो, वो सब एक बकवास थी, लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। इसके पीछे एक रीजन था। क्यों? क्योंकि भारतीयों को चलो वो साथ के साथ छूट दे रहे थे, लेकिन अब भारतीय किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इनको लगा था कि भाई ऐसे तो अब यहाँ पर टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने दिमाग कुछ और ज़्यादा लगा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत को धर्म के आधार पर अलग अलग बिखेर दें। वो भारत नहीं बिखरेगा, वो पावर बिखर जाएगी, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हम बीच में हिंदू और मुसलमानों को क्या करेंगे? लड़वाएंगे। और साथ के साथ अपनी तरफ से ये काम भी कर रहे और साथ के साथ भारतीयों को यहाँ पर कुछ रियायतें भी दे रहे थे, कुछ छूट भी दे रहे थे, ताकि भारतीयों को ये लगता रहे कि हाँ अब हमको तो ये बिल्कुल एक बराबरी का अधिकार दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये बस हम लोगों को बहका रहे थे। बहकाने के लिए इन्होंने पहला काम क्या किया? पहला काम इन्होंने ये कहा कि आज से यानी 1909 से, आज से केवल एक अंग्रेज ही भारत का सचिव या भारत का वॉयसराय नहीं बनेगा, बल्कि किसी भारतीय को भी यहाँ पर ब्रिटिश भारत के अंदर सर्वोच्च पद दिया जा सकता है। सर्वोच्च पद उस समय कौन से थे? सचिव व वायसराय। सचिव व वायसराय। इस एक्ट के थ्रू भारतीयों को भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होने का ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकार दिया। वो सर्वोच्च पद कौन से थे? भारतीय सचिव और भारतीय वायसराय। इन दोनों पदों पर नियुक्ति का अधिकार भारतीयों को दिया गया। भारतीयों को दिया गया। मैंने बताया इसे देने का एक ही मकसद था। ये क्या किसी को मिला थोड़ी ना था, बस एक भारतीयों के दिमाग में एक बात डाल रहे थे। कौन सी? कि भाई हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट अब धीरे धीरे बराबरी का अधिकार दे रही है। पहले वो हमको कोई भी पावर नहीं देते थे, अब वो भी हमको अपना देश चलाने का अधिकार दे रहे हैं। बस भारतीयों के दिमाग में कि ये साइकोलॉजी काम करना था इनको, ताकि भारतीय इनका विरोध करना क्या कर दें? बंद कर दे। और साथ के साथ भारत को ये धर्म के आधार पर भी क्या कर रहे थे? बांट रहे थे, ताकि पावर खत्म हो जाए इनकी, और एक तो पावर खत्म हो जाए और ऊपर से मानसिकता भी बदल जाए। तो पहला एक्ट, इस एक्ट के थ्रू ये काम किया गया। अगला कार्य क्या किया? यहाँ पर ये पावर अब वायसराय को नहीं थी भाई। पहले वायसराय को पावर दी थी कि आप प्राइवेट सदस्य के रूप में चाहें तो आप किसी भारतीय को ले सकते हो, लेकिन अब जो भारत के अंदर ये वायसराय था और वायसराय की जो काउंसिल थी, उसकी जो परिषद थी, उस परिषद को भारतीयों को स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी या कह सकते हो स्थायी या सरकारी, तब प्राइवेट था अब गवर्नमेंट हो गया, स्थायी या सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को वायसराय की
परिषद में नियुक्ति का अधिकार दिया। किस चीज का अधिकार दिया? नियुक्ति का अधिकार दिया भाई। ठीक है, पहली बार इस एक्ट के थ्रू सरकारी कह सकते हो या फिर एक स्थायी परमानेंट मेंबर के रूप में भारतीयों को वायसराय की परिषद में नियुक्ति का अधिकार दिया था। और भारत का वो पहला व्यक्ति जो वायसराय की परिषद में सरकारी सदस्य के रूप में सेलेक्ट किया गया था, उसका नाम था भाई, जो प्रथम सरकारी सदस्य बना था या प्रथम स्थायी सदस्य जो बना परिषद के अंदर, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसको पहला वायसराय की परिषद के अंदर पहला सरकारी सदस्य बनाया गया। कौन था वायसराय की परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम सरकारी सदस्य? कौन था भाई? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसको बनाया गया था पहला सरकारी सदस्य। और इस एक्ट के थ्रू फिर अगला कार्य क्या किया गया? इस एक्ट के थ्रू अगला काम यहाँ पर हुआ था, इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला काम क्या हुआ था यहाँ पर? इसी एक्ट के थ्रू पहली बार भारतीयों को अनुपूरक पर्सन पूछने की अनुमति दी गई। अनुपूरक प्रश्नों को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अनुपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते क्या हैं? देखो, एक स्टार्टेड क्वेश्चन होते हैं, तारांकित प्रश्न जिन्हें हिंदी में कहते हैं। आज भी ये हमारी संसद में पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न में क्या होता है? जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका आंसर मौखिक रूप से यानी बोल कर देना पड़ता है किसी भी मिनिस्टर से जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो तारांकित प्रश्न होते हैं जिनका जवाब बोलकर देना पड़े, न कि लिखकर, बोलकर। तो अनुपूरक प्रश्न वहां पर क्या काम करेगा? अनुपूरक प्रश्न केवल तारांकित प्रश्नों पर ही पूछे जा सकते हैं, ये बात याद रखना। आगे हमारी पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर करवाएंगे इस वाले पॉइंटों को। तो अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? जब कोई मौखिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जब कोई तारांकित क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका जवाब नहीं दिया गया तो अनुपूरक प्रश्न फिर उस पर किया जाता है। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है तारांकित प्रश्न का और भी अच्छे से स्पष्टीकरण करना। यानी तारांकित जो प्रश्न होते हैं मौखिक प्रश्नों को और भी अच्छे से उनका जवाब पाने के लिए फिर जो प्रश्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, या कह सकते हैं अनुपूरक प्रश्न उसे कहते हैं। याद रखना, मौखिक प्रश्नों के और भी अच्छे स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। और भी अच्छे आंसर, मतलब और भी अच्छे से समझने के लिए, एक लोकल भाषा में कहे, और भी अच्छे से समझने के लिए मौखिक प्रश्नों के उत्तरों को उनके लिए जो फिर प्रश्न किया जाता है उसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो पहली बार इसी एक्ट के थ्रू भारतीयों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वहां पर पूछने की परमिशन दी गई। इसी एक्ट के थ्रू भाई जो बजट लाया जाता था तो बजट पर बहस करने का भी क्या दिया गया? पहली बार अधिकार दिया गया। बहस करने का अधिकार
अधिकार दिया गया। उस टाइम पर ये अपने तरीके से बजट पास करते हैं, लेकिन बजट में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इन सब पर डिस्कशन करने का जो पावर अधिकार मिला था वो इसी एक्ट के थ्रू इन्होंने दिया था। फिर अगला काम यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं भाई, अगले पॉइंट को। फिर यहाँ पर भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली की शुरुआत की गई। थी कौन से एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट के थ्रू। ठीक है, सांप्रदायिक मत प्रणाली की शुरुआत की गई, लेकिन ये जो मत प्रणाली थी ये केवल किसके लिए थी भाई, मुसलमानों के लिए। किसके लिए थी, मुसलमानों के लिए ये चलाई गई थी। इस बात को याद रखना, जो सांप्रदायिक मत प्रणाली है इसकी शुरुआत केवल और केवल की गई थी किसके लिए, मुसलमानों के लिए। यानी इस सिस्टम के थ्रू क्या होता था, ये सिस्टम एक ही काम करता था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको वोट केवल कौन देगा, एक मुसलमान ही देगा। याद रखना, सांप्रदायिक मत प्रणाली थी जो, इसमें क्या होगा, एक मुस्लिम प्रतिनिधि या एक मुस्लिम कैंडिडेट को जो वोट देगा वो केवल और केवल एक मुसलमान ही देगा। तो मुसलमानों के लिए अलग से एक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की थी फर्स्ट टाइम। कौन से एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट के थ्रू, मार्ले मिंटो एक्ट के थ्रू। वो क्या थी, एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली थी। ठीक है, इसको कम्युनल सिस्टम बोलते हैं, सांप्रदायिक मत प्रणाली को। तो मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान ही वोट देंगे। ये वही चक्कर था सारा कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करना, उनके दिमाग में ये करना कि भाई हिंदू मुसलमानों को वोट नहीं देते और तुम मुसलमान हो वो तुम फिर भी हिंदुओं को वोट दे देते हो, लेकिन हिंदू तुमको वोट नहीं देते। तो हम तुम्हारे लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप किसी हिंदू की बजाय आप केवल मुसलमान को ही वोट देगा। लेकिन ये केवल मुसलमानों के लिए थी, अन्य और किसी धर्मों के लिए अभी इन्होंने ये नहीं बनाई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रणाली का जो जनक है या इस प्रणाली का जो पिता है, कौन सी, सांप्रदायिक मत प्रणाली का जो पिता है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है, हिस्ट्री के अंदर भी आता है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, तो याद रखना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली का जनक या मत प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। कौन था ये था इस समय हमारे देश का वायसराय। क्लियर है। तो आज हमने अपने इस दो एक्टों पर बात की है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, आपको भी बिल्कुल इजी तरीके से याद हो जाएगा। मैं 1 घंटे की भी क्लास रख सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें क्या होगा, एक्ट आएंगे ज़्यादा, माना भाई 4 एक्ट हो जाए या 3 हो जाए, आप इकट्ठे भाई 4 एक्ट करोगे तो फिर वो पॉइंट आपके जो हैं एक दूसरे एक्ट के अंदर घुल मिल जाएंगे। यानी आप इकट्ठे 4 एक्ट याद करते हो तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पर कि भाई ये पॉइंट वहाँ पर था या यहाँ पर था। तो इसीलिए हम एक्टों को लेकर क्लास क्या है थोड़ा छोटी रखेंगे, 30 मिनट या मैक्सिमम है भाई 40 मिनट तक, ताकि उसके अंदर हम 2 ही एक्ट को परफेक्ट तरीके से करवा सकें, ताकि आपको किसी तरह की कोई फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर न हो। हाँ, आपको याद रहे कि हाँ आज की क्लास में 2 एक्ट है और वो पॉइंट जिस भी एक्ट के हैं आपको वहीं पर क्लियर हो जाए। लेकिन आगे हमारी जो क्लासेस स्पेशल किसी
टॉपिक पर आएंगे, जैसे प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, या आगे हमारे पार्ट आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग और उनके अंदर आर्टिकल, उन पार्टों पर फिर हम, अगर आप चाहोगे कमेंटों के थ्रू, तो उसमें उसके हिसाब से हम 1 घंटे की या भाई मिनिमम 50 मिनट तक की क्लास हम अपनी रखेंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगली अब जो क्लास आएगी, अब 2 क्लास पॉलिटिकल की हो चुकी है, अगली क्लास आएगी अब हमारी ज्योग्राफी की। तो हमारे इस चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को अच्छे और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन पर दबाना, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार अच्छे से तैयारी करते रहें। किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत है तो वो कमेंट के द्वारा मुझे बता सकता है। ओके, बाय।